Hello everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESE aspirants, especially for discipline Electrical, Electronics and Instrumentation. EDC इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट का क्रैश कोर्स है और ये लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम इस लेक्चर नंबर 3 में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की किन प्रॉपर्टीज को हमको यूज करना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्विंग में जब ईडीसी का गेट का पेपर या फिर ईएससी का पेपर आता है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एनर्जी बैंड डायग्राम जो कि लेक्चर नंबर 2 है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिया था, यूट्यूब में वो लेक्चर अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पर। आप उसको जरूर से एक बार देख लेना ताकि आपको ये पता चल जाए कि एनर्जी बैंड डायग्राम एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे डिटेल में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में एनर्जी बैंड डायग्राम को देख लिया है और उसके पहले लेक्चर नंबर 1 में प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर को भी हमने समझा है। ठीक है? आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन छोटा सा रिव्यू हम एनर्जी बैंड डायग्राम का करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लेते हैं जो कि प्रीवियस गेट के एग्जाम में पूछा गया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एनर्जी बैंड डायग्राम में हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम ये जो है ये एक एनर्जी बैंड डायग्राम है। इसमें हमारे पास वैलेंस बैंड होता है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दिस इज नथिंग बट द वैलेंस बैंड, ये आपका कहलाएगा वैलेंस बैंड। और ऊपर का एरिया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज नथिंग बट द कंडक्शन बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपको देखने को मिलेगा वो है बैंड गैप, जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में ये जो बैंड गैप है इसकी वैल्यूज क्या क्या होती है अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर्स की बात करें, क्योंकि ये जो बैंड गैप है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है? तो ये पार्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवा दिया था। तो सपोज आई विल टेक कि हम एनर्जी बैंड गैप की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में इसको रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ से यहाँ तक होता है दैट इज गिवन बाय ईजी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम बुक्स में आपको यही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये जो एनर्जी बैंड गैप है ईजी नॉट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और मैं अगर यहाँ पे नॉट साइन लगा रहा हूँ तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये 0 केल्विन पे हम ये पता कर रहे हैं कि इसकी बैंड गैप की वैल्यू क्या है। और हमारा जो सेमीकंडक्टर है सपोज वो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के केस में वी हैव दैट इज इक्वल टू हमारे पास है दिस इज 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ठीक है। और उसी प्रकार अगर हम लोग इसी में एनर्जी बैंड गैप की बात करें और टेम्परेचर की वैल्यू हम 300 केल्विन कर दें और हमारा सेमीकंडक्टर अभी भी सिलिकॉन है, तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। राइट? अगर हम इसी में कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करें, मतलब सेमीकंडक्टर को चेंज करें और ये बात करें कि यही एनर्जी बैंड गैप हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा सारी बातें, आपके काम की है। यहाँ पे 0 केल्विन में बात करें तो यहाँ पे जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर हम यूज कर रहे हैं जिसकी वैल्यूज ऑलरेडी आपने लिखी होगी, फिर भी 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और अगर हम इसी एनर्जी गैप की बात करें और तो हम बात कर रहे हैं 300 केल्विन की, यानी कि रूम टेम्परेचर की। ठीक? और रूम टेम्परेचर में हम इसी जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमारे पास ये जो बैंड गैप है ये वैल्यू हो जाती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कंक्लूजन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि आप जैसे टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर आपका बैंड गैप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बढ़ता है तो बैंड गैप जो है वो रिड्यूस होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो 0 केल्विन में जो आपके पास 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वही 300 केल्विन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया है। और अगर आप जर्मेनियम की बात कर रहे हैं तो 0 केल्विन में जो 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वही एनर्जी गैप 300 केल्विन में जर्मेनियम की केस में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया है। तो हमारे पास किसी भी टेम्परेचर में क्वेश्चन हमारे मन में ये आ सकता है कि सर हम किसी भी टेम्परेचर में क्या बैंड गैप निकाल सकते हैं? क्या इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है? यस, हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बैंड गैप का। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिए बैंड गैप का और एनर्जी बैंड गैप आप किसी भी टेम्परेचर में फाइंड आउट कर सकते हैं एट एनी टेम्परेचर। मान लीजिए आप ये काम सिलिकॉन के केस में करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास 2 सेमीकंडक्टर है जिसके बारे में आप मोस्टली स्टडी करते हैं।
तो सिलिकॉन के केस में अगर आप इसके फॉर्मूले को लिखना चाहें तो ये 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपने लिखा है माइनस दिस विल बी 3.60 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 और जो भी आपका टेम्परेचर का वैल्यू है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल गया। मैंने क्या लिखा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक्चुअली एनर्जी गैप जो 0 केल्विन में था उसकी वैल्यू लिखी माइनस आपके पास 3.60 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 और यहाँ पे टेम्परेचर जिस भी टेम्परेचर पे आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं उस टेम्परेचर की वैल्यू आपको यहाँ पे केल्विन में पुट अप करना पड़ेगा और आपका आंसर जो भी आंसर यहाँ पे निकालेंगे दैट आंसर विल बी इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको निकल जाएगा। सर एक एग्जांपल ले लीजिए जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए 300 सिलिकॉन का केस है आपके पास और सिलिकॉन के केस में आप 300 केल्विन में निकालना चाह रहे हैं तो फार्मूला किस फॉर्म में होगा। तो अगर आप टेम्परेचर 300 केल्विन पे निकालना चाह रहे हैं तो जहां पे भी आपको टी दिखेगा वहां पे 300 केल्विन आपको पुट करना है। तो यहाँ पे आपके पास 1.21 माइनस 3.60 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 और उसके बाद टेम्परेचर जो कि आपके पास 300 है इसको पुट अप करेंगे और आपके पास ये केल्विन की यूनिट में है। तो आपके पास आंसर जो है वो लगभग 1.10 के अप्रोक्सीमेटली आएगा व्हिच इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? सर मान लीजिए मुझे 400 केल्विन पे निकालना है। सो सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं और 400 केल्विन मान लीजिए आपको ये निकालना है। तो डेफिनिटली इसका फॉर्मूला आप इजी एट 400 केल्विन वी कैन पुट हियर एंड वी कैन हैव दिस इज 1.21 माइनस 3.60 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 और ये आपके पास 400 रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर यहाँ पे निकाल लीजिए। एवरीथिंग विजिबल कोई डाउट है क्या? सो ये सारी चीजें हैं। सर अगर हम इसी बात को जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में करते हैं तो कैसे करेंगे? मान लीजिए आप यही काम जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में करते हैं। जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है, आप एनर्जी गैप निकालना चाहते हैं किसी भी टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पे एनर्जी गैप जो कि आपके पास 0 केल्विन है माइनस यहाँ पे 2.23 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 और उसके बाद टी ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है? आपका आंसर जो कुछ भी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और एक बात आप टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा केल्विन में पुट अप करना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हम एनर्जी गैप 300 केल्विन पे निकालना चाहें, ठीक है? ये 300 केल्विन पे तो आपके पास एनर्जी गैप एट 0 केल्विन सिलिकॉन के केस में क्या जर्मेनियम के केस में क्या हो जाएगा दिस इज 0.785 माइनस 2.23 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 और टेम्परेचर की वैल्यू आपको क्या लिखनी है बेटा दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन आपको पुटअप करना है और आपको यहाँ पे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक सर ऐसा ही ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे ले लिया एक एग्जांपल। ठीक है और यहाँ पे एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं फॉर सपोज वी कैन हैव टू फाइंड आउट मान लीजिए सर मुझे 350 केल्विन पे निकालना है। ठीक है सो यहाँ पे आप पुट अप कर सकते हैं 0.785 माइनस 2.23 सिर्फ ये टेम्परेचर की वैल्यू आपकी चेंज होगी बाकी सर सब कुछ आपके पास वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। So we can have some answer here. कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके we can find out. तो as we increase the temperature, आपका एनर्जी गैप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये दिमाग में रखना कि टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करने से ये जो बैंड गैप है डेट विल गेट डिक्रीजेस। ये जो आपके पास बैंड गैप है ये डिक्रीज होगा ये वाला पार्ट फॉरबिडन गैप बैंड एनर्जी बैंड भी बोलते हैं इसको बैंड गैप भी बोलते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन इजी है और ऊपर आपके पास कंडक्शन बैंड है और आपको ये आइडिया बिल्कुल लग गया होगा मेरे प्रीवियस लेक्चर से कि यहाँ पे काफी सारे एनर्जी स्टेट्स है और यहाँ पे आपके पास काफी सारे एनर्जी स्टेट्स है। ठीक है अब खास बात ये कि आपको ये भी याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास वैलेंस बैंड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली वैलेंस बैंड पे ही होता है 0 केल्विन की बात करें तो जैसे मैं यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं दे रहा हूँ तो ये आपके पास 0 केल्विन है तो 0 केल्विन में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे होता है कहाँ पे वैलेंस बैंड में और जितने भी आपके पास यहाँ पे एनर्जी स्टेट्स होते हैं वो सारे एनर्जी स्टेट्स इलेक्ट्रॉन से फिलअप्ड होते हैं।
तो मतलब सर ये बोलना चाहते हैं कि 0 केल्विन में आपका वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड होता है। आप इसको चाहे लिखें कि 0 केल्विन में जब आप कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं सर केल्विन मतलब आप इसको एनर्जी के रूप में क्यों देख रहे हैं? तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि बोल्ट्जमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने ये बता दिया कि आप टेम्परेचर को, ठीक है? आप टेम्परेचर को एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये टेम्परेचर जो आपके पास केल्विन के यूनिट में होता है ना? ये आपके एनर्जी दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप बदल सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके पास एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशनशिप आपको लिखना पड़ेगा एंड दैट रिलेशनशिप इज़ नथिंग बट केटी। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आप केल्विन के यूनिट में पुट अप करेंगे और आपके पास यहाँ पे एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे के जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यही कन्वर्जन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे के जो है वो है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दिस इज़ नथिंग बट बोल्ट्जमैन्स, ठीक है? ये साइंटिस्ट का नाम है एंड दिस इज़ हैविंग ए कांस्टेंट और ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है इसके 2 यूनिट्स हैं एंड द फर्स्ट यूनिट इज़ नथिंग बट दैट इज़ 1.381 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23 और इसका यूनिट है जूल्स पर केल्विन, ठीक? और एक और है जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज 8.620 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो मेरा इसको बताने के पीछे एक रीजन है कि अगर आपका टेम्परेचर 0 है तो आपकी एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन्स को जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं दैट एनर्जी इज इक्वल टू 0। अगर आप कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रह जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि 0 केल्विन में आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में अवेलेबल है उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगा। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो दैट विल नॉट गो टू द कंडक्शन बैंड। वो एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। तो इस केस में आप ये बोल सकते हैं कि 0 केल्विन में वैलेंस बैंड जो है वो आपका फुल्ली फिल्ड होता है। यहाँ पे कोई भी एम्प्टी एनर्जी स्टेट्स नहीं होते हैं। फुल्ली फिल्ड का मतलब ये है कि एम्प्टी नो एम्प्टी नो एम्प्टी एनर्जी स्टेट्स, नो एम्प्टी एनर्जी स्टेट्स। तो मतलब हर एक एनर्जी स्टेट जो कि वैलेंस बैंड में होगा वो इलेक्ट्रॉन से फील्ड होगा। हर एक एनर्जी स्टेट जो कि वैलेंस बैंड में होगा वो इलेक्ट्रॉन से फील्ड होगा और कंडक्शन बैंड जब आप 0 केल्विन की बात करें, ध्यान रखना मैं 0 केल्विन की बात कर रहा हूं, तो कंडक्शन बैंड 0 केल्विन में ये जो है ये फुल्ली एम्प्टी होगा। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ये फुल्ली एम्प्टी होगा, ठीक है? ये फुल्ली एम्प्टी होगा। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो ये देखिए कंडक्शन बैंड में एनर्जी स्टेट्स मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया। ऑर्बिटल गैप में कोई भी एनर्जी स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? और आपके पास यहाँ पे वैलेंस बैंड जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है उसमें हर एक वैलेंस बैंड में मैंने इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट किया है। सो यू कैन राइट इन योर कॉपी दैट एट 0 केल्विन एनर्जी बैंड गैप जो आप बना रहे हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम, उसमें वैलेंस बैंड जो है वो फुल्ली फिल्ड होगा या फिर वहां पे नो एम्प्टी एनर्जी स्टेट्स होंगे और कंडक्शन बैंड जो है वो फुल्ली एम्प्टी होगा, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी फ्रॉम द टेम्परेचर। किस फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये देखिए टेम्परेचर को हम लोगों ने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया by simply multiplying with the बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट चाहते हैं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका वैल्यू है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ये जो वैल्यू है 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 को यहाँ पुट करेंगे। टेम्परेचर जो भी आप ले रहे हैं 300 केल्विन, 400 केल्विन दैट शुड बी पुट अप एट दिस पॉइंट और आपके पास यूनिट जो है सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ एंड बाय दैट एग्जांपल वी कैन कन्वर्ट इट, ठीक है? तो यहाँ पे हम ले सकते हैं हमारे पास एनर्जी जो कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे हैं और आपके पास फॉर्मूला है दैट इज के इंटू टी। के मतलब दिस इज 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5
और टेम्परेचर की वैल्यू आप अगर 300 केल्विन लेते हो, तो इन दैट केस आपके पास देखिए इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट केल्विन पर केल्विन। तो यहाँ पे केल्विन केल्विन कैंसल हो जाएगा और आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू आ जाएगी। दैट इज 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इंटू 300 आपके पास वैल्यू हो जाएगी। और आपका ये जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी कम टू बी 0.026। तो यहाँ पे आपके पास 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप 300 केल्विन में जब टेम्परेचर को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.0259 इलेक्ट्रॉन। तो इन दैट केस आप ये बोल सकते हैं कि ये एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा जब आप टेम्परेचर 300 केल्विन रखेंगे तो। ये वो एनर्जी की वैल्यू है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी को कैसे क्रॉस किए। लेकिन अभी के लिए आप इस बात पे बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आपकी जो टेम्परेचर है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उसके पीछे फॉर्मूला ये है। और अगर आप एक एग्जांपल लेके जैसे कि 300 केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें, तो आपकी जो वैल्यू है वो आती है 0.0259। तो ये कुछ क्वेश्चंस भी ना आपको पूछा गया है, जो कि प्रीवियस एग्जाम में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चंस आपको 2 डिफरेंट ईयर में पूछा गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको 2003 और 2005 में एक मद्रास के पेपर में पूछा गया है और एक बॉम्बे के पेपर में पूछा गया है, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास। द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट 300 केल्विन इज। तो हम अगर यही 300 केल्विन अगर 400 केल्विन दिया रहता, तो वो हम याद नहीं किए होते वैल्यूज। यहाँ तो हम डायरेक्टली टिक मार्क कर लेंगे कि बी की वैल्यू है दैट इज 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि सिलिकॉन 300 केल्विन में पूछ रहा। हम इस 2 वैल्यूज तो याद ही रखते हैं, एक 0 केल्विन में क्या चल रहा है और 300 केल्विन में क्या चल रहा है, क्योंकि मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के क्वेश्चंस है वो 0 और 300 केल्विन में पूछा जाता है। लेकिन कोई इंटरमीडिएट वैल्यू दे दिया आपको, मान लीजिए प्लान करके कि 300 की बजाय वो 350 दे दिया, तो यू हैव टू यूज दैट फार्मूला। कौन से फार्मूला को यूज करेंगे? आप ये वाले फार्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पे यू शुड यूज दिस फार्मूला। आपका ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। सिलिकॉन का केस है तो आपका ये वाला फार्मूला है, एनर्जी एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू 1.21 इंटू 3.60 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4t। ये फार्मूला आप यूज करेंगे फॉर गेटिंग द आंसर इफ 350 केल्विन या फिर 400 केल्विन कुछ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है। और इसी प्रकार एक और ईयर है जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज। तो जैसे यहाँ पे आपको 300 केल्विन लिखा है, वैसे ही यहाँ पे रूम टेम्परेचर लिखा है। तो 300 केल्विन इज नथिंग बट रूम टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पे भी डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। अब सिलिकॉन का केस है। अब हम इस टेम्परेचर से और इस एनर्जी बैंड गैप से थोड़ा-सा ऊपर उठते हैं और कुछ बातें हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की करते हैं। अब आप देखिए कि आपके पास सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है। जब हम बात करेंगे सिलिकॉन की सेमीकंडक्टर का, तो आपको ये पता है कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर वो आपका है 14, ठीक है? और ये जो 14 है, यही आपका 14 जो है दिस इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि सिलिकॉन में प्रेजेंट है, और यही आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है। ठीक है, होल्स मत बोल देना भाई फिर। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का भी काउंट यही होता है। इसी वजह से आपका ये जो कोई भी एटम है ना, एनी एटम, एनी एटम कभी भी आप कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं, उतने ही उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपके पास जो एटम का चार्ज नेगेटिव हो जाता है,
और प्रोटॉन्स के साथ उस एटम का चार्ज जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो जाता है। तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो एटम्स है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस बात को आप याद रखना क्योंकि इसको हम सिलिकॉन में यूज करेंगे। सो ये जो एटम्स है और न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज ही नहीं होता। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स जो है वो आर इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक। अगर ये एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो जब भी हम एटम को किसी भी सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर आपके पास एक सॉलिड है। सपोज दिस इज ए सॉलिड और इसमें आपके पास काफी सारे एटम्स हैं, है ना? इसमें आपके पास काफी सारे एटम्स हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखे हुए हैं इस तरीके से। वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस वे। विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। ये इंटरेक्शन हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे काफी सारे एटम्स हैं। तो ये सॉलिड है, इसमें एटम्स है और एटम्स के बीच में इंटरेक्शन है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है और इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप्ड है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हर एक एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट एक दूसरे से ओवरलैप। ठीक है? जब हम इस एटम की बात करते हैं, आपको ये ध्यान में होगा कि मान लीजिए ये एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे एक एटम है। तो अगर हम लोग इनको सेपरेट-सेपरेट बनाते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ये सारी चीज़ें, ऐसा हम बोलते हैं। सो बिकॉज़ ऑफ दिस, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में बनता है, 2 एटम्स के बीच में, जैसे ये दोनों एटम हैं, इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। यहाँ इसके पड़ोसी के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएँगे, यहाँ इनके पड़ोसी के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएँगे, यहाँ इनके पड़ोसी के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएँगे। ये सारी बातें आपको भली-भाँति पता है। अब आपको ये देखना है कि देखिए, आपके पास ये जो एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट बनाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी प्रकार अगर मैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करूँ तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सर ये जो अंदर वाला सर्किल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है कि इनर ऑर्बिट्स और उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के बाकी इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बार आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे आपके पास जो चार्ज लिखा रहता है वो +4 है। +4 का मतलब है कि ये जो अंदर वाला सर्किल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्योंकि आपने अभी भी देखा ना कि आपके पास एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों बराबर होते हैं। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को -4 कर दूं तो इसका मतलब है ये जो प्रोटॉन है इसकी संख्या बढ़ जाएगी। -4 का मतलब है मैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर में रिप्रेजेंट किया हूं, इस इनर सर्कल में रिप्रेजेंट नहीं किया हूं। अगर मैं इनर सर्किल में रिप्रेजेंट नहीं किया हूं तो इसका मतलब है कि आपका इनर सर्किल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ए, अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू 14 है और अगर मैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी बताऊं तो यहाँ पे आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स इनर सर्किल में अवेलेबल है। तो आप ये देख पा रहे हैं ना कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास उस पर्टिकुलर एटम में ज्यादा हो गया। तो ये जो एटम है ये एक्चुअली आपका क्या बन गया अब? एक आयन बन गया। उस आयन में 4 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। सॉरी 4 प्रोटॉन्स ज्यादा है और प्रोटॉन्स का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। इसलिए अब आपका एटम जो कि न्यूट्रल था, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन गया। अगर मेरी बात को आप समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे है, इसको भी हम +4 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इनर सर्किल है, ये बताना चाह रहा है कि ये आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के बाकी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के साथ अवेलेबल है। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन्स और उसके साथ कितने प्रोटॉन्स? 14 प्रोटॉन्स। इसका मतलब है इसका चार्ज अब न्यूट्रल नहीं है, ये +4 चार्ज लेके रखा हुआ है। उसी प्रकार हर एक पर्टिकुलर एटम जो कि सिलिकॉन का है, उसके सबको आप +4 से रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि
सारे एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉन्स हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिप्रेजेंट किए हैं। और अब ये जो सिलिकॉन का एटम है, जो इनर सर्किल आपका रिप्रेजेंट है, वो +4 के साथ रिप्रेजेंट है, क्योंकि उसमें 4 प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है। तो अब ये जो एटम है, ये एक्चुअली आयोन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ये जो एटम है, ये आयोन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, ये एटम। अब आप बुक में कभी +4 दिखेंगे तो आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि सर ये +4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ये जो सिलिकॉन का एटम है, वो अब एटम नहीं है, एक आयोन बन गया है। और उस आयोन में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स कम है और 4 प्रोटॉन्स ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? +4 ज्यादा है, इसलिए ये +4 से रिप्रेजेंट होता है। ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात है। बाकी हम ये बात को भी समझे कि आपके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इस कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। नेक्स्ट बात ध्यान से सुनना। इस कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2 एनर्जी स्टेट है। कितने एनर्जी स्टेट्स है? कोवेलेंट बॉन्ड में 2 एनर्जी स्टेट्स है। एनर्जी स्टेट्स मतलब इलेक्ट्रॉन का रेसिडेंस। यहाँ पे 2 एनर्जी स्टेट्स है और दोनों एनर्जी स्टेट फील्ड है। ठीक है? अब यहाँ पे कितने एनर्जी स्टेट्स है? एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 एनर्जी स्टेट्स होते हैं और दोनों एनर्जी स्टेट एक-एक इलेक्ट्रॉन के साथ अवेलेबल होता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 एनर्जी स्टेट्स होते हैं और दोनों एनर्जी स्टेट्स एक-एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट होता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 एनर्जी स्टेट्स है और दोनों एनर्जी स्टेट्स एक-एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे बताइए कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में एक भी एनर्जी स्टेट्स क्या एम्प्टी है? नहीं है। कोई भी एनर्जी स्टेट्स एम्प्टी नहीं है। और ये कहानी कब की है? हर एक सेमीकंडक्टर में जब भी आप बात करेंगे तो आपको केल्विन के यूनिट में टेम्परेचर की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन में है। तो 0 केल्विन में जितने भी एनर्जी स्टेट्स कोवेलेंट बॉन्ड में हैं, वो सारे एनर्जी स्टेट फील्ड, वो सारे एनर्जी स्टेट्स फील्ड है। मान लीजिए मैं बात करता हूँ, मेरे पास सिलिकॉन है और ये जो है ये सिलिकॉन का एक सॉलिड है और इसमें कितने एटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मान लीजिए इस सिलिकॉन के सॉलिड में ये एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, इसमें n नंबर ऑफ एटम्स है। n नंबर ऑफ एटम्स है। तो आप मुझे बताइए कि इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो एक एटम का 4 इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ एटम्स का 4n इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 0 केल्विन में। ठीक है? 0 केल्विन में ये आपको पता करना है। 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 0 केल्विन में, ये आपने पता कर लिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है, यही इलेक्ट्रॉन्स तो आपको यहाँ पे वैलेंस बैंड में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? यही इलेक्ट्रॉन आप वैलेंस बैंड में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैलेंस बैंड में आपके पास मान लीजिए एक सिलिकॉन में n नंबर ऑफ एटम्स है और उस n नंबर ऑफ एटम्स में आपने अभी-अभी बोला कि 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो और एक भी एनर्जी स्टेट्स यहाँ पे खाली नहीं है। तो ये जो वैलेंस बैंड है एक्चुअली ये कोवेलेंट बॉन्ड को दर्शाता है। अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें तो आपको ये आइडिया होगा, वैलेंस बैंड का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास यहाँ पे एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है जिसमें n नंबर ऑफ एटम्स है और 4n इलेक्ट्रॉन्स है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पे भी कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और कितने एनर्जी स्टेट्स होंगे? 4n एनर्जी स्टेट्स होंगे। कितने एनर्जी स्टेट्स होंगे बेटा? 4n एनर्जी स्टेट्स। और ये 4n एनर्जी स्टेट्स सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से भरे होंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 0 केल्विन में, रिपीट कर रहा हूं मैं, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 0 केल्विन में एक भी एम्प्टी एनर्जी स्टेट्स नहीं होते। तो वैलेंस बैंड में 0 केल्विन में एक भी एम्प्टी एनर्जी स्टेट्स नहीं होंगे। अगर n नंबर ऑफ एटम्स है तो 4n एनर्जी स्टेट्स होंगे। कितने होंगे? 4n एनर्जी स्टेट्स होंगे और 4n एनर्जी स्टेट्स इलेक्ट्रॉन से फील्ड होंगे। ठीक है? सिलिकॉन के केस में वैलेंस बैंड में 4n एनर्जी स्टेट्स होंगे अगर n नंबर ऑफ एटम्स है। और ये जो 4n एनर्जी स्टेट्स है, ये सारे के सारे फील्ड होंगे।
ठीक है? और बाकी जो आपके पास, क्योंकि एक एटम में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो बाकी जो 4 n एनर्जी स्टेट्स है, वो कंडक्शन बैंड में होता है। और ये जो कंडक्शन बैंड है, ये पूरी तरह का एम्प्टी होता है। कब? 0 केल्विन में। सर 300 केल्विन में तो बात नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं बाबा, 300 केल्विन में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं 0 केल्विन की बात कर रहा हूँ। 0 केल्विन में वैलेंस बैंड में 4 n एनर्जी स्टेट्स होंगे और 4 n एनर्जी स्टेट्स इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होंगे। और कंडक्शन बैंड में 4 एनर्जी स्टेट्स होंगे और 4 n एनर्जी स्टेट्स एम्प्टी होंगे। कंडक्शन बैंड तो वैसे भी आपके कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर की दुनिया है। तो यहाँ पे जितने भी एनर्जी स्टेट्स है वो एम्प्टी है। कब? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी कहानी 0 केल्विन की है। तो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, so that you can clear this particular property of a semiconductor. देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बोला गया है कंसिडर एनर्जी बैंड फॉर्मेशन इन सिलिकॉन when n number of silicon atoms interact with each other, the number of states in the valence band and conduction band respectively are. तो यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टेट्स की बात कर रहा है। तो अभी अभी मैंने बताया, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं है। और इस टेम्परेचर को अगर हम लोग मेंशन करें, क्योंकि यहाँ पे आंसर सभी फॉरेन में दिया गया है, क्योंकि बाकी 300 केल्विन में तो हम बता नहीं सकते। एक्चुअली 300 केल्विन में हम ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कितने एनर्जी स्टेट्स एम्प्टी हो जाएंगे वैलेंस बैंड में, कितने एनर्जी स्टेट्स कंडक्शन बैंड में फिल्ड हो जाएंगे। तो ये जो कहानी है ये 0 केल्विन की है। तो अभी अभी मैंने बोला रेस्पेक्टिवली यहाँ पे पूछा गया है, n नंबर ऑफ एटम्स इन सिलिकॉन इंटरेक्ट विद ईच अदर, द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों की बात करना। तो वैलेंस बैंड में आपके पास 4n है, यहाँ पे 0n है, इस 0n तो गलत हो गया, यहाँ पे 2n है, गलत है। तो वैलेंस बैंड में आपके पास 4n है, ये दोनों सही है। तो कंडक्शन बैंड में क्या 0n एनर्जी स्टेट्स होंगे? तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में आपके पास 4n एनर्जी स्टेट्स होंगे। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है। ठीक है? मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स में फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम डील नहीं किया हूँ, लेकिन जो टॉपिक मैं आपसे डील कर रहा हूँ, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप उस चीज को समझें। तभी जाके आप आगे बहुत ही अच्छे से डील कर पाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से रीड कर रहा हूँ। कंसीडर एनर्जी बैंड फॉर्मेशन इन सिलिकॉन when n number of silicon atoms interact with each other, the number of states in the valence band and conduction band respectively are. तो वैलेंस बैंड में आपके पास 4n एनर्जी स्टेट्स होंगे और कंडक्शन बैंड में आपके पास 4n एनर्जी स्टेट्स प्रेजेंट होंगे। और 0 केल्विन में ये 4n एनर्जी स्टेट्स आपकी पूरी तरह फिल्ड होगी। और ये जो 4n एनर्जी स्टेट्स आपका कंडक्शन बैंड में है, ये पूरी तरह एम्प्टी होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे एक और क्वेश्चन होगा, और ये आपके पास यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर एनर्जी बैंड फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन व्हेन n नंबर ऑफ एटम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एट t इज इक्वल टू 0 केल्विन। देखिए वहां लिखा हुआ है t इज इक्वल टू 0 केल्विन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड रेस्पेक्टिवली आर। तो मैंने आपको बोला कि 0 केल्विन में आपके पास कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, कंडक्शन बैंड पूरी तरह एम्प्टी होगा। और वैलेंस बैंड में सारे एनर्जी स्टेट्स फील्ड होंगे। वैलेंस बैंड में कितने एनर्जी स्टेट है? 4n एनर्जी स्टेट्स। और 4n एनर्जी स्टेट्स अगर फील्ड होंगे तो 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे फिर से कंडक्शन बैंड को पहले बोला गया और वैलेंस बैंड को बाद में बोला गया। तो कंडक्शन बैंड में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। इसका मतलब है या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। बाकी कंडक्शन बैंड के लिए ये तो नहीं होगा और कंडक्शन बैंड के लिए ये भी नहीं होगा। अब आपका दूसरा आता है कि वैलेंस बैंड आपका बाद में लिखा गया और रेस्पेक्टिवली वर्ड दिया गया है। तो वैलेंस बैंड में आपके पास 4n एनर्जी स्टेट्स होंगे और 0 केल्विन में 4n एनर्जी स्टेट्स अगर पूरी तरह फिल होते हैं, तो आपके पास 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है। ठीक है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, इसके पहले आपको नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पूछा गया था।
तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में फॉरेन एनर्जी स्टेट्स एंड फॉरेन एनर्जी स्टेट्स होते हैं, लेकिन 0 केल्विन में वैलेंस बैंड क्योंकि फुल्ली फिल्ड होता है, तो आपके पास यहाँ पे फॉरेन इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस बैंड में, लेकिन कंडक्शन बैंड में आपके पास 0 एन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके से आप एनर्जी बैंड डायग्राम को पूरी तरह समझ सकते हैं और मैंने बड़े ही ईमानदारी से आपको सारी चीजें बता दी है। आपको एनर्जी बैंड फॉर्मेशन को जानने की नीड नहीं है, क्योंकि एनर्जी बैंड फॉर्मेशन एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, जो क्रैश कोर्स में आप नहीं भी जानते तो चल जाता है, ठीक है? बट ये जो मैंने आपको टॉपिक बोला, इससे आप आगे की कांसेप्ट्स को बड़ी आसानी से डील कर पाएँगे। आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, कुछ आप नहीं जानते हैं तो उसका कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने डील कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आप समझ लीजिए कि आपको सब कुछ सही-सही तरीके से विथिन कांसेप्ट पता चल जाएगा, ठीक? तो आगे हम आज डील करने वाले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बाकी प्रॉपर्टीज को समझने की पूरी तरह भरपूर कोशिश करके समझ लेते हैं, ठीक है? इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखना जो अभी-अभी मैंने आपको बताया। अब हमारे पास जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो एक वर्ड में अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जानने की कोशिश करें, तो वो एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, विदाउट डोपिंग। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया कि आपके पास ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है और यहाँ पे हमारे पास 2 ही नाम आते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। एक सिलिकॉन है और दूसरा है जर्मेनियम, ठीक है? और ये जो आपने यहाँ पे लिखा है प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसको हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। दिस इज एलिमेंटल, क्योंकि ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी होता है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता है। और हम आगे जाके एक और कांसेप्ट आपके साथ यहाँ पे मैं डील करूँगा और वो है कि ये इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। ये कांसेप्ट क्या है? ये आगे आपको पता चलेगा। अभी हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। तो किस पर्टिकुलर कांसेप्ट को सर इसको तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल एटम्स नहीं मिलाया गया है, इसमें कोई डोपिंग नहीं की गई है, कोई भी डोपेंट इसमें यूज नहीं किया गया, सारी चीजें चीजें हम पढ़ रहे हैं। मेन जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो ये है कि कभी भी आप किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डील कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन आपके होल्स के कंसंट्रेशन के बराबर होगा और आपका वो जो कंसंट्रेशन है उसको एक नए नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये एन क्या है, एन इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन या फिर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन जो है ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर इसको आप बोल दे कि ये डेंसिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? और ये जो इलेक्ट्रॉन है, कभी भी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो आपको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करनी है। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ईडीसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इंटरएटॉमिक स्पेस में अवेलेबल है, जो कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है, वो उस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है, ये आप हमेशा याद रखना कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की बात हम नहीं करते। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम होल्स के मूवमेंट से रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये इसका जो यूनिट है, वो होता है आपके पास, एक्चुअली में ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका यूनिट होता है, ठीक है? लेकिन इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं, दैट इज पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम का यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना? वॉल्यूम मतलब क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम डायरेक्टली पर सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एन जो है वो रिप्रेजेंट होता है पर सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल, हम मान लीजिए किसी सेमीकंडक्टर में एन की वैल्यू जो है वो 10 टू द पावर 16 है।
तो यहाँ पे डायरेक्टली हम ये जानते हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बार-बार यूज़ नहीं करते। हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि 10 टू द पावर 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 यूनिट वॉल्यूम में आपका प्रेज़ेंट है। 1 यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि आपके पास मान लीजिए छोटी-छोटी चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना आप। मान लीजिए आपके पास कोई सेमीकंडक्टर है आपके घर में, ठीक है? और उस सेमीकंडक्टर का डायमेंशन कुछ इस तरीके का है, ये ऐसा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये बात मैंने पहले भी अपने क्लास में बताया है, जो आप क्रैश कोर्स अभी देख रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं क्योंकि इसका डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। ये जो लेंथ है, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर की बजाय ये आपके पास 10 सेंटीमीटर का लेंथ है और यहाँ पे आपके पास ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे ये मान लीजिए आपके पास 2 सेंटीमीटर का है, तो ये डायमेंशन कुछ भी है। तो हमको क्या करना है, कभी भी हम किसी भी मटेरियल की बात करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो हम हमेशा हमारा मेज़रमेंट ये होता है कि इस बड़े से सेमीकंडक्टर के अंदर आप एक छोटा-सा वॉल्यूम ले लें, जिसका डायमेंशन आपके पास 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये जो विड्थ है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। इसमें आपके पास कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो आपके पास यहाँ पे इसकी बात करते हैं। कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हुए इलेक्ट्रॉन्स या फिर इंटर एटॉमिक स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर ये जो इंटर एटॉमिक स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए? ये एनर्जी से आते हैं। अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एनर्जी देंगे, कितनी एनर्जी? जितना आपका बैंड गैप है उतनी एनर्जी तो आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाता है और वो इंटरएटॉमिक स्पेस में चला जाता है अगर आप बॉन्ड डायग्राम की बात करेंगे और कंडक्शन बैंड में चले जाता है अगर आप बैंड डायग्राम की बात करेंगे तो ठीक है ना इंटरेस्टिंग मतलब गोवा जो इलेक्ट्रॉन्स गोवा चले गए घर से गोवा निकल गए जहां पे उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है घूमने फिरने का इसलिए इसका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो हम पूरे इस सेमीकंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसकी बात कभी नहीं करते, हम बात करते हैं कि पर सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के डायमेंशन में आपके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि प्रॉपर्टी की स्टडी इसी से ही होती है। आपके घर में एक सेमीकंडक्टर है, मेरे घर में एक सेमीकंडक्टर है। सर, ये दोनों तो एक ही सेमीकंडक्टर है, तो इसकी प्रॉपर्टी सेम हो गया। आपके घर में जो सेमीकंडक्टर है उसमें किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेरे घर जो सेमीकंडक्टर है उसमें भी उस टेम्परेचर में उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे सिलिकॉन की बात करें, तो सिलिकॉन की एक आप चीज़ें जान लें कि सिलिकॉन के केस में आपके पास 300 केल्विन क्योंकि टेम्परेचर है, टेम्परेचर से आपको एनर्जी मिला और इस पर्टिकुलर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए। सर कितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में? तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है भाई, ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब है। सर इतने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए, कब 300 केल्विन के टेम्परेचर में। तो ये जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है 300 केल्विन में। मेरी बात समझे? सर एटम्स कितने हैं? तो यहाँ पे देखिए, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है। आपको मैंने एटम्स की डेंसिटी पहले ही बता दी है कि एटम्स कितने होते हैं, एटॉमिक डेंसिटी। एटॉमिक डेंसिटी की बात मैंने पहले ही कर दी है। एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में अंतर है। तो एटॉमिक डेंसिटी की बात करें सिलिकॉन के केस में तो आपको ये पता है कि एटॉमिक डेंसिटी आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स होते हैं एक्चुअली। इतने एटम्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब आप देखिए कि इतने एटम्स होते हैं, तो हर एक एटम में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड में के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखिए इतने एटम्स हैं और एक एटम में आपके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन में। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन में। अगर फ्री होना होता, तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो सकते थे? तो यहाँ पे हो सकते थे 4 इंटू आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो सकते थे पर सेंटीमीटर क्यूब में क्योंकि एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर चारों इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते
तो आपके पास 4 इंटू 5 इंटू 10 to the power 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे आपके पास पर सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हर एक एटम के चारों इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाते 300 केल्विन जो आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इस भाव तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली कमेंट पे बताना कि सर आप आपकी बातों को समझ रहे हैं। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि इस लैंग्वेज को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वो भी कमेंट में मुझे बताना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिलिकॉन की एटॉमिक डेंसिटी 5 इंटू 10 to the power एटम 22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में इतने एटम्स होते हैं सिलिकॉन के केस में, और हर एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर चारों इलेक्ट्रॉन्स 300 केल्विन में फ्री हो जाते हैं तो आपके पास 4 इंटू 5 इंटू 10 to the power 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब मिल जाता। लेकिन आपको कितना मिल रहा है? 1.5 इंटू 10 to the power 10 पर सेंटीमीटर क्यूब प्रैक्टिकली। तो इसका मतलब है हर एक एटम के चारों इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पा रहे हैं 300 केल्विन में। इस कंसेप्ट को आप रखना, आगे जाके मैं इसमें डिस्कशन करूंगा। ठीक है? तो आपको ये भी पता है कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो साथ में आपको होल्स भी मिलेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम में, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इसको मैं यहाँ पे ले जाऊं, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी स्टेट से ये वेकेंट हो गया। ये जो वेकेंट एनर्जी स्टेट से ये किस नाम से जाना जाता है? एक होल के नाम से। तो इसका मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आपका आ गया कंडक्शन बैंड में या फिर इंटरएटॉमिक स्पेस, तो साइमल्टेनियसली आपको यहाँ पे होल भी मिलेगा। तो हमेशा हमको इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर साथ में मिलता है। इसी वजह से एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप यहाँ पे प्रॉपर्टी को ध्यान से देखेंगे, आपको ये पता चलेगा कि भाई सर ने यही बात को लिखा है। कहाँ पे लिखा है? ये कि जितने आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उतने ही आपको होल्स भी मिलेंगे। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन और होल्स का कंसंट्रेशन दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे ये जो P वर्ड है, दैट P इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है, ये भी आपका पर सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स या फिर आप इसको डेंसिटी ऑफ होल्स भी बोल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ होल्स भी बोल सकते हैं, और होल्स का मतलब है कि आपको कितने नंबर ऑफ होल्स मिले हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसी प्रकार अगर आप सिलिकॉन के केस की बात कर रहे हैं, तो सिलिकॉन के केस में 300 केल्विन में अगर आप बात करते हैं, तो आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स मिले उतने ही होल्स मिलेंगे। तो ये भी आपके पास 1.5 इंटू 10 to the power 10 पर सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। 1.5 इंटू 10 to the power 10 पर सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। तो ये एक सिलिकॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कभी भी आप सिलिकॉन के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं और आपको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है, तो आप हमेशा इस बात पे ध्यान रखना कि आपको इलेक्ट्रॉन्स का ये पार्ट आप याद रखना। तो सर इसमें Ni क्या है? Ni इन दोनों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ये सिर्फ एक नोटेशन है। Ni का मतलब है आपका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है? Ni का मतलब है आपका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम Ni लिखते हैं तो Ni इज नथिंग बट दिस इज नोन एज इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है। ये जो है ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, मतलब जब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक कंडीशन में था, तब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कितना था और होल्स का कंसंट्रेशन कितना था, वो कहलाता है इसका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। और ये जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है इसका भी यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो एक्चुअली में आपके पास एन और पी को अलग अलग रिप्रेजेंट ना करके इसको एक ही नोटेशन से रिप्रेजेंट कर दिया गया, दैट इज एनआई। और एनआई की वैल्यू आपका पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो अगर हम सिलिकॉन के केस में बात कर रहे हैं और अगर आप 300 के केस की बात करें, तो ये हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उसका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन क्या है। तो यहाँ पे एनआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आपसे पूछी जाए, तो सर 1.5 इंटू 10 to the power 10 पर सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है?
तो ये हो गया आपका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू। तो इस प्रकार से हम सेमीकंडक्टर को प्रॉपर्ली समझ सकते हैं कि सिलिकॉन के केस में क्या है। ठीक है, अगर यही बात आप जर्मेनियम के केस में करेंगे तो जर्मेनियम भी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन वैसे ही शो करेगा। जैसे कि अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो यहाँ पे जर्मेनियम में आपके पास जो एटॉमिक नंबर है, इसकी भी सारी कहानी आपको पता है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे 32 है। ठीक है, इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पे भी आपके पास सेम है कि आउटर मोस्ट मोस्ट ऑर्बिट, और जो कि जर्मेनियम एटम का होता है, उसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सेम सिलिकॉन की तरह, सिर्फ इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। और ये जो जर्मेनियम है, ये भी आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हर एक एटम वैसे सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये दोनों की संख्या सेम है। अगर यहाँ पे दोनों की संख्या सेम है, हर एक एटम की, तो यही कहानी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे आपके पास 32 प्रोटॉन्स भी है, जो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो ये भी जर्मेनियम एटम्स भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जर्मेनियम भी आपके पास इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई इसमें चार्ज नहीं होता इनिशियली। ठीक है, जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड, यहाँ पे भी सेम है। अगर जर्मेनियम आपका एक सेमीकंडक्टर है, तो इसकी भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपके p की वैल्यू के बराबर होगा, और यहाँ पे भी ni की वैल्यू के बराबर। ये जो ni की वैल्यू है, अगर आपसे पूछा जाए सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में, अगर हम 0 केल्विन में, यहाँ पे मैं हम लोगों ने इस बात पे डिस्कशन नहीं किया। सिलिकॉन के केस में अगर आप देखें, तो यहाँ पे सिलिकॉन के केस में अगर हम बोले कि 0 केल्विन में आपके पास इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, क्योंकि 0 केल्विन में आपके पास वैलेंस बैंड जो है वो फुल्ली फिल्ड होता है, क्वेश्चन भी बना, और कंडक्शन बैंड पूरी तरह एम्प्टी होता है। तो 0 केल्विन में आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू 0 होगी, साथ में p की वैल्यू भी आपके पास 0 होगी, तो आपके पास इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कोई भी होल्स नहीं होते। ठीक है, ये आप समझ के रखना। तो सिमिलरली जर्मेनियम में भी वही होगा। जर्मेनियम में भी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की, और 0 केल्विन में हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास n की वैल्यू इज इक्वल टू p की वैल्यू इज इक्वल टू ni की वैल्यू, ये सब आपके पास 0 होगा, क्योंकि 0 केल्विन में कंडक्शन बैंड पूरी तरह एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड पूरी तरह फिल्ड होता है। 0 केल्विन में कोवेलेंट बॉन्ड में जितने भी एनर्जी स्टेट्स होते हैं, वो सारे फील्ड होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड के बाहर, मतलब इंटरएटॉमिक स्पेस में जितने भी एनर्जी स्टेट्स होते हैं, वो एक भी फील्ड नहीं होता। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 है। अगर यही चीज हम 300 केल्विन में करें कि जर्मेनियम में n की वैल्यू, p की वैल्यू और ni की वैल्यू क्या होगी, जर्मेनियम में यही वैल्यू, n की वैल्यू दैट इज p की वैल्यू, और या फिर ni की वैल्यू बोले, तो दैट इज इक्वल टू आपके पास होगी 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सिलिकॉन के केस में ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 होता है, और जर्मेनियम के केस में ये 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13 होता है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कई लोग ये सोचेंगे कि सर इसकी वैल्यू याद करने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग होना चाहते हैं चीजों में, जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को एनहेंस करना चाहते हैं, चीजों को जल्दी डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इतना ही, और हम नहीं मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए आप देखते रहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में आते हैं। मैं अगली क्लास में आपके सबसे पहले इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा हमारा नेक्स्ट सेमीकंडक्टर दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इसके पहले कि आप वीडियो को छोड़ के जाए, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के कोर्सेस में अभी बहुत सही डिस्काउंट चल रहा है, मतलब 55% का डिस्काउंट। ये हमारे अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं
जो कि लर्नर्स है जो ऑलरेडी 2024 गेट में बहुत अच्छा एक्सेल कर चुके हैं। और मैं अगर आगे बात करूँ तो हमारे पास देखिए मैंने आपको बोला बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर 55% का ऑफ आपको मिल रहा है गेट सब्सक्रिप्शन में, साथ में 1 मंथ का आपको डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है और ये वैलिड है आज तक 27th ऑफ अक्टूबर तक। तो इसको जल्दी से आप ले लीजिए अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने कोर्स को 2025 गेट को बहुत अच्छे से तैयारी करने का। आगे में हम बात करें कि आपको जो बिगेस्ट ऑफर दे दिया जा रहा है उसमें क्रैश कोर्स भी है 2025 का जो कि 25th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी 55% का ऑफ है 5499 में आपको मिल जाएगा। आप एक कोड यूज़ ज़रूर से कीजिएगा। दैट कोड इज़ एसडी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दैट कोड इज़ SDSIR 50। इस कोड को यूज़ करके आप 55% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। साथ में सारे एजुकेटर्स का आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। आगे हम बात करें, यहाँ पे आपके पास जो कोर्स दिया जा रहा है, वो 15 मंथ का और 24 मंथ का भी है। मतलब 2026 टारगेट कर रहे हैं तो 15 मंथ का और 2027 टारगेट कर रहे हैं तो 24 मंथ का कोर्स आपको मिल जाएगा। बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर है, आपको 2 बैच ज्वाइन करना है, 2026 के लिए समर्थ बैच और 2027 के लिए निश्चय बैच, ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि दिवाली में कुछ गेमिफाइड वे में कुछ गिफ्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके लिए आपको व्हील रोटेट करना है। आपको मिल जाएगा आईफोन, मैकबुक, गेमिंग कंसोल्स और बाकी सब चीजें। इससे रिलेटेड आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, इस नंबर पे आपको डिटेल पता चल जाएगा। साथ में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्रैश कोर्स का जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, नेटवर्क एनालिसिस का भी क्रैश कोर्स चल रहा है। तो जो क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करेंगे वो 25th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और समर्थ बैच और निश्चय बैच जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि गेट 2025 2026 और 2027 के लिए अभी रनिंग है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके आइकॉनिक जो कोर्स है, उसकी जो बेनिफिट है ये है कि आपको जो प्लस कोर्स में उन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल जाएँगे, लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगा, स्ट्रक्चरल कोर्स मिल जाएगा, लाइव टेस्ट और क्विज़ेस आपको मिल जाएँगे, साथ में डिजिटल आपको बुक्स मिल जाएँगे। लेकिन यहाँ पे एक है कि फिजिकल बुक्स आपको मिलेगा और 1 टू 1 आपको लाइव मेंटरशिप मिलेगा आइकॉनिक में। यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप गेट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट 2023 या 2024 में आपने बहुत अच्छा रैंक लाया है, तो डेफिनिटली आपको गेट 2025 के कोर्स में स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा। साथ में आप ईएससी प्री या फिर मेन क्वालिफाइड हैं, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप बीई बीटेक में 80% से अबव लाए हैं, तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। आईआईटी, एनआईटी से आपने बीटेक किया है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप टॉप नेशनली फंडेड इंस्टीट्यूट से हैं, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा 2025 गेट के कोर्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको फिजिकल बुक मिल जाता है। तो इलेक्ट्रिकल गेट के लिए ये सारे बुक्स जो है वो आपको 15 डेज के अंदर होम डिलीवर्ड किया जाएगा। उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की बुक्स आपको मिल जाएँगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15 डेज के अंदर आपको ये सारे बुक्स जो है वो होम डिलीवर्ड किए जाएँगे। ठीक है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के बुक्स भी है। ठीक है? तो प्लान कर लीजिएगा जो भी कोर्स आपको लेना है। यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर सारे मिल जाएँगे जो इंडिया के हैं। साथ में आपका कोर्स का प्लानिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। मेरे इस वीडियो में अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ दे सकते हैं और आपको कोई डाउट्स है तो डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट्स को भी सॉल्व कर पाऊँ और आपका कंसेप्ट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ईडीसी में बहुत अच्छा बना सकूँ। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ नई तरीके से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, कोई चीज़ डाउट हो तो रिवाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि मैं जो बोला हूँ, वो भी आपको सुनना ज़रूरी है। सिर्फ़ ये नहीं कि आप सिर्फ़ देखें और नोट डाउन करते रहें, समझना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट बिल्ड अप करना बहुत ज़रूरी है। ओके? थैंक्स।